स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल मैथ वाला गुरु जी पे। आप लोग के लिए क्लास 10वीं का विज्ञान का भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 जो कि प्रकाश का परावर्तन आप लोग पढ़े होंगे। तो आप लोग को हम पढ़ा भी चुके हैं ये चैप्टर पूरा। तो इसका आप लोग को ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं, क्योंकि आप लोग को पता होगा 50% अभी आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो यहाँ पे अभी आप लोग को हम 20 ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। अगर आप पढ़ते हैं तो 20 में से कम आप लोग जो है हमको 10 का सही जवाब दीजिएगा। और सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलना है। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, कहा गया गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है वही आपसे पूछा गया है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन है और सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और ज़्यादा समय आपको नहीं दिया जाएगा, आपको जल्दी जल्दी कमेंट करते चलना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गोलीय दर्पण द्वारा, गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण के द्वारक यानी पृष्ठ का वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास जो कहलाता है वो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे आप लोग को दिया गया है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों को दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। अगर आप पढ़े होंगे तो बड़ी आसानी से आप आंसर बता सकते हैं। सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा जो 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी फटाफट बताइएगा, आपको अधिक समय नहीं दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता भी दिए होंगे। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग को पढ़ाए हुए हैं जो अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण को हम लोग क्या करते हैं तो मरीज का जो डॉक्टर जो होता है वो यानी कि बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में दिखाता है, इसलिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टरी इलाज में भी करते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे आ चुका है। कहा गया है यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। प्रतिबिंब यानी कि कैसा होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, 3 ऑप्शन, एक ऑप्शन आपको नीचे दिया गया है। और हाँ, अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन ऑल कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर आप लोग बता चुके होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रतिबिंब जो बनेगा वो वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। और बिल्कुल इसी टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में भी रहने वाला है। यहाँ पे देखिए प्रश्न फिर 4 नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे आ चुका है। कहा गया यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्ता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। कितना है वक्ता त्रिज्या जो इसका है वो 32 सेंटीमीटर है। तो देखिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी की वक्ता त्रिज्या पूछा गया, तो आप लोग को इसका निकालना हम बताए हुए सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं बड़ी आसानी से बता भी दिए होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्लस में 16 सेंटीमीटर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को हम बताए हुए हैं F बराबर R/2 सूत्र पे बिठाना है। तो R हमको 32 दिया था, 2 से भाग देंगे तो 16 आ जाएगा। उत्तल दर्पण में है तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। चिन्ह परिपाटी से आप लोग को समझाए हुए हैं। आप लोग अगर इसका कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखें तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए 5 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। क्या नियम है प्रकाश परावर्तन के, उससे इसमें से बताया गया है जो कौन किसके बराबर होता है। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता भी दिए होंगे। इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपतन कोण जो होता है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न जो कि है आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे आप लोग को कहा गया है हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। आप लोग को हम कॉन्सेप्ट क्लास में बताए हुए हैं। सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो हवा या प्रकाश की जो चाल होती है वो निर्वात में कितनी होती है। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको अधिक समय नहीं दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। तो बता दिए हैं तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपका प्रकाश हो या निर्वात हो या शून्य हो या मुक्त आकाश हो, कोई भी पूछे आपको यही आंसर लगाना है। ठीक है, किलोमीटर भी यहाँ पे दिया हुआ है तो किलोमीटर में क्या हो जाएगा, 3×10⁵ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 8 दिया है इसलिए वो आंसर सही नहीं होगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया है यहाँ पे आपको प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है, प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है। ऑब्जेक्टिव में ही ये पूछा गया भी है, बिहार बोर्ड ने पूछा भी है ये प्रश्न, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं प्रकाश जो होता है वो किस तरंग का उदाहरण होता है। तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे प्रकाश जो होता है। चलिए आंसर देख लेते हैं। आप लोग को हम बताए हुए प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है, विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण होता है। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। अब ये प्रश्न का जवाब आप नहीं देते हैं तो समझिए आप पढ़ते ही क्या है। तो सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो हम लोग जानते हैं इसका 2 नियम होते हैं, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे किस दर्पण का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अभी ये आप लोग को बताए हुए थे, पीछे पूछा गया था, बस घुमा के ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो फटाफट सभी विद्यार्थी बताइएगा तो किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो उम्मीद करते हैं हम बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण में जो होता है हमारा जितना बड़ा प्रतिबिंब होगा, अगर मान के चलिए इतना वो है तो इसका प्रतिबिंब जो दिखाई देगा ये बड़ा सा दिखाई देगा। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया गोरीय दर्पण की फोकांतर और वक्ता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है, यानी कि फोकस और वक्ता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। तो ऑप्शन ए यहाँ, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और एक ऑप्शन आप लोग को नीचे दिया गया है। तो सभी विद्यार्थी को फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम लोग जानते हैं F बराबर क्या होता है, R/2 होता है, F बराबर R/2 होता है। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 3वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन 11वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है जो कि आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ पे कहा गया है यहाँ पे सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। आप लोग को पढ़ाए हैं सर्च लाइट, हेडलाइट, ठीक है। तो इसका परावर्तक सतह किस दर्पण का होता है यही आपसे पूछा गया है। सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता भी दिए होंगे और सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिखते चलना है आंसर। बाद में आपको स्कोर अपना बताना है जो आपने कितना नंबर लाए हैं। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण लगा होता है। सर्च लाइट के परावर्तक सतह में कौन सा दर्पण, तो अवतल दर्पण लगा हुआ रहता है। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया है, दिया गया है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने में जो है कौन सा दर्पण लगाया जाता है यही आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो दाढ़ी बनाने में ये प्रश्न, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और आप लोग पढ़े भी जरूर होंगे। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट क्लास देखेंगे तो आप आसानी से बता दिए होंगे। जो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। दर्पण सूत्र पूछा गया है, दर्पण सूत्र कौन है। तो इसमें भी कोई डाउट वाला तो बात है नहीं। सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं दर्पण सूत्र जो होता है वह D बराबर 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F होता है। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है किस दर्पण में केवल अभिसारी प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण में केवल अभिसारी प्रतिबिंब बनता है।
सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो किस दर्पण में ऐसा है, कौन सा दर्पण है जिसमें सिर्फ और सिर्फ अभिसारी प्रतिबिंब बनता है। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे किस दर्पण में अभिसारी प्रतिबिंब बनेगा। अभिसारी प्रति आभासी अभिसारी नहीं आभासी आभासी का मतलब ही होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब किस में बनता है, तो आप लोग जानते हैं जो उत्तर और समतर दोनों में क्या बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। समतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, यानी प्रतिबिंब कैसा बनता है, यही आपसे पूछा गया है। सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। समतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब जो बनता है यह आपका आभासी और बराबर बनता है, आभासी और बराबर आपका प्रतिबिंब बनता है। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो 16वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे दिया गया है। कहा गया गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्ता त्रिज्या की क्या होती है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्ता त्रिज्या की क्या होती है। तो फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी को कमेंट करना है। तो आप बड़ी आसानी से बता दीजिएगा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है, आप लोग को हम बताए हुए हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 17वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया किसी वस्तु का आवर्धिक और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और एक ऑप्शन आप लोग को नीचे दिया गया है सभी दर्पण में। तो आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सभी विद्यार्थी को बताते चलना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए 17 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए यानी कि ऑप्शन अवतल दर्पण में, ठीक है। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है यहाँ पे प्रश्न दिया गया है एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा, कैसा होगा, यही आपसे पूछा गया है। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा। तो सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होगा। तो देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। काल्पनिक और आभासिक लिखा हुआ है लेकिन आभासी यहाँ पे काल्पनिक और हासित लिखा गया, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न दिया गया है यहाँ पे ईंट है, ईंट कैसा पदार्थ है, यही आपसे पूछा गया। तो ये तो बच्चा ही बता दीजिएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी फटाफट बताइए जो ईंट कैसा पदार्थ है। तो बड़ी आसानी से बता दिए होंगे यह एक अपारदर्शी पदार्थ है क्योंकि इससे प्रकाश आर पार नहीं हो सकता है, तो ये अपारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। चलिए आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है और देखिए इस चैप्टर में अभी और ऑब्जेक्टिव आप लोग को हम करवाने वाले हैं, तो आगे की वीडियो में आप लोग करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब बेल ऑल करके रखिए ताकि आपको क्या हो तो आगे जब भी क्लास आपको चालू हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। और क्लास कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है हमारी आँख जो देख सकती है वे वस्तु ये होती है, हमारी आँख जो देख सकती है वो वस्तुएं कौन वस्तुएं होती है। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं, फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। 20वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन सी प्रतिदीप्त या दीप्तमान जिसे हम लोग कहते हैं। देखिए अभी इसमें बहुत सारे प्रश्न करवाने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑल करके रखिएगा और साथ में आप लोग बताइएगा जो 20 में से आप लोग कितना सही किए हैं आज की क्लास में। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।